हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। श्वेत शिला पर सत्तू लुटाया जाता है। तो जो अमीर लोग होते हैं उनकी कुंडली में कौन से ऐसे प्लैनेट्स होते हैं? केंद्र बलवान 100% होगा। दाम्पत्य जीवन किसका अच्छा चला है आज तक? ब्लैक मैजिक या इस तरह की चीजें कर देते हैं। तंत्र क्रिया, इसको ब्लैक मैजिक शब्द ही गलत है। खैर, क्या आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया? आत्मा खुद पितृ आते हैं? हाँ बिल्कुल। एक बच्चा था, वो गर्दन पे ब्लेड मार देता था। एक बहुत ही फेमस स्टोन है नीलम। आपने पहना क्यों नहीं नीलम? मुझे स्टोन पसंद ही नहीं है, इसलिए मैंने नहीं पहना। प्रभावी तो पहनना चाहिए था। कुछ लोग उसको रत्न भी कहते हैं, मैं उसको पत्थर बोलता हूँ। कहीं से भी प्रभावी नहीं होता। पत्थर का इतिहास जो रहा है वो श्रृंगार का रहा। नमस्ते संतोषी जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है। सबसे पहले तो आप जानना है आपसे एक सवाल। पितृ दोष है एक, ठीक है, उसके बारे में लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा उसके मैलेफिक इफेक्ट आते हैं फैमिली पे, ठीक है, बुरा प्रभाव। तो पितृदोष होता क्या है और इसके इफेक्ट किस तरह के इफेक्ट होते हैं? पितृदोष शब्द फिर यहाँ हटाऊंगा मैं। पितृ ऋण होता है, हर किसी की कुंडली में, किसी में ज्यादा, किसी में कम। तो पितृ ऋण आगे चल करके पितृ प्रकोप में कन्वर्ट हो जाता है। सूर्य की अगर कुंडली में पीड़ा है, लाइक सूर्य नीच राशि में, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में सूर्य नीच का होता है। तो जितने भी लोग 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में पैदा हुए वो तो आंख बंद करके समझ ले उनके ऊपर पितृ प्रबलता है, क्योंकि सूर्य नीच का है, फिक्स हो गया। प्लस सूर्य शुक्र के साथ, तुला राशि में सूर्य नीच का 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच, सूर्य के साथ राहु बैठ जाए, सूर्य के साथ शुक्र बैठ जाए, अथवा सूर्य शनि की युति हो जाए, तो ये पितृ प्रकोप बढ़ा देता है। ऐसी स्थिति में जो असर पड़ता है वो दो जगहों पे जबरदस्त पड़ता है। देखिए, पितृ, हमारा शरीर पितृ की बदौलत मिला है। पितरों की वजह से हम इस पृथ्वी पे आए। ऐसे में हमारा परम कर्तव्य होता है कि हम उनकी तृप्ति का साधन बनाएं। श्राद्ध पक्ष आता है अपने यहाँ, पूरा 16 दिन का, पूर्णिमा से लेकर अमावस तक का। गया जी में पितृ शांति होती है, एक ही जगह है पूरे ब्रह्मांड में। कमाने के चक्कर में लोग नासिक में भी कर देते हैं, उज्जैन में भी करने लग गए, हरिद्वार में भी करते हैं, कुरुक्षेत्र पहवा एक जगह है हरियाणा में, वहां पे भी लोग करते हैं। बट करने के बाद भी जो कुंडलियां आई मेरे पास, उसमें पितृदोष निकला। इसका मतलब वहां की शांति मान्य नहीं हुई। लेकिन गया जी में जाकर के जो शांत किया, उसके बाद दोष नहीं आता। तो उसके बाद जो वंश आएगा, जो भी बच्चा जन्म पाएगा उस कुल में, पितृ शांति के बाद उसमें सूर्य पीड़ित नहीं निकलेगा। अर्थात पितृ अब तृप्त हो गए, पितृ अब मोक्षगामी हो गए। तो ऐसी स्थिति में पितृ ऋण का मैं दोष बता रहा था। दो दोष मुख्य है, एक विवाह और एक संतान। पितृ प्रकोप से शादी नहीं होती, और हो जाती है तो संतान नहीं, सारे IVF फेल हो जाते, कुछ भी नहीं। इन केस कई बार संतान मान लीजिए हो गया, बहुत अच्छा योग निकला, कुंडली में पंचम भाव बहुत बलिष्ठ है, तो संतान हो गया, वो संतान कुल का नाश कर देता है, गलत रास्ते पे चला जाता है, अपराधी बन जाता है, जुआ शराब आदि में लिप्त हो जाता है। तो ये पितृ प्रकोप की वजह से होता है, कुल पर दाग लग गया। एक कुंडली में योग होता है कुल दीपक योग, वो मंगल से बनता है। तो ऐसे लोग जिन पे कुल को गर्व हो, है ना, पितरों की आशीष से मिलता है। तो पितृ प्रकोप में ये दो दोष आते हैं, विवाह वाला और संतान वाला। इसकी शांति कराई जा सकती है, एक दिन में नहीं, वहां पे कम से कम 5 से 7 दिन रुकना पड़ता है, तब सब जगह का पिंड जो है पिंडदान होता है। अच्छा, अगर मान लीजिए जो लोग गया नहीं जा सकते, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं, उतना नहीं अफोर्ड कर सकते, तो क्या ऐसी कोई रेमेडी है, ऐसी कोई इजीली कि जो वो करके या मतलब रेगुलर अपनी लाइफ में अपना के अपने पितरों के लिए, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग पा सकते हैं? अब देखिए, अमावस के दिन खास तौर पे कुछ दान वान कर दिया जाता है, वो पितरों को मिलता है अमावस की तिथि पर। लेकिन गया जाना चाहिए, इतना कठिन अब नहीं है याचना जी गया जाना। पहले के समय में होता था कि जो जाते थे वापस नहीं आते थे। तब ये प्रचलन हुआ था कि 4 भाई हैं, 4 में से सबसे बड़ा कर आया तो सबको हिस्सा मिल गया। लेकिन मैंने ये देखा अपने शोध में कि जो किया उसको विशेष फल मिला, बाकी को फल नहीं मिलता है। तो जा करके पिंडदान जरूर करे भाई, उसी बदौलत हम जीवन पाए हैं, और हम अपने पितरों को अगर इतना भी नहीं कर सकते तो बेकार ही। आपने बोला कि जैसे कि इंडिया में तो जो लोग रहते हैं वो तो गया जी जाके अपना जो भी पितृ दोष का निवारण कर सकते हैं,
लेकिन जो लोग बाहर रह रहे हैं, जो नहीं जा सकते, लाइक आउट ऑफ इंडिया, उनके लिए क्या है कि वो कैसे इस पितृ ऋण से मुक्ति पा सकते हैं? देखिए, जो बाहर रहते हैं वो भी खैर, हमारे संपर्क में तो बहुत लोग हैं जो विदेश में रह रहे हैं, लेकिन वो आकर देर से बेर कर जाते हैं। जीवन में एक ही बार शांति करानी होती है, वो नहीं कर पाए, फिर उनका वंश आगे चलता है, तो बच्चा आ गया, कहीं ना कहीं जब जागरूकता आती है तो कर लेते हैं। एक और प्रश्न इसमें उठता है कि जो विदेशी, जो फॉरेनर्स हैं, अंग्रेज जो है, मान लीजिए अमेरिकन जो है, उन पर पितृऋण होता है कि नहीं होता है? अगर ये हम देखें तो बिल्कुल सब पे पितृऋण रहता है, बस उसको समझने की आवश्यकता है। पितृ शांति तो हर किसी को करना पड़ेगा। सूर्य अनर्थ कर सकता है, सूर्य आत्मा है और सूर्य ही पितृ है। हमारी आत्मा का कनेक्शन सूर्य से है, कुंडली में सूर्य आत्मा का कारक होता है, चंद्रमा मन का कारक होता है, तो हमारी आत्मा ही खत्म हो जाएगी। जो निष्ठुर लोग होंगे, आप देखेंगे जो निर्दयी होते हैं, जिनके अंदर क्रूरता होती है, उनका सूर्य ही पीड़ित होता है। तो ऐसी स्थिति में जब पितृ शांति हो जाती है तो आने वाली 7 पीढ़ियां तर जाती हैं, 7 पीढ़ी तक इसका असर होता है। तो पितृ शांति गया जी में ही विशेष मान्य है, नहीं तब तक पहुंच पा रहा कोई। जैसे श्राद्ध पक्ष तो 15 दिन का ही होता है, एक ही बार आता है, सितंबर में लगभग पड़ता है। अब ऐसी स्थिति में सिर्फ अमावस हमारे पास बचता है कि हम 12 महीने की अमावस को पकड़ लें और उस अमावस्या में कुछ विशेष पितरों के निमित्त दान धर्म कर ले, उससे कुछ असर हमारा कम हो सकता है। अमावस क्यों मानी गई है ऐसी कोई रिचुअल्स के लिए? अमावस इसलिए खास तौर पे माना जाता है क्योंकि उस दिन जो ग्रह है, सूर्य और चंद्रमा, वो एक साथ आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में आत्मा और मन का मिलन होता है। ये पितरों के लिए विशेष शुभ मान लिया गया है। तो उस दिन अगर हम करते हैं तो ऐसी मान्यता है कि पितृ उस समय पृथ्वी के निकट होते हैं, तो उनको शीघ्रता से अंश मिल जाता है, उनका आहार मिल जाता है, इसलिए अमावस तिथि का चयन किया गया। अच्छा, अमावस को इस तरह से भी लिया जाता है, लाइक जो लोग कुछ ब्लैक मैजिक्स या कुछ भी इस तरह की चीजें करते हैं, तो ये तो आपने एक अच्छा रीजन बताया अमावस के लिए। तो उनके अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इस तरह के मैजिक या इस तरह के रिचुअल्स के लिए वो अमावस को क्यों चुनते हैं बेसिकली? देखिए, जो तंत्र होता है, वाम मार्ग जिसे कहते हैं, तंत्र का विशेष संबंध मन से। तंत्र का असर उसी पे होता है जिसका चंद्रमा पीड़ित होता है। जिसका चंद्र कुंडली में पीड़ित हुआ, जैसे नीच का हुआ चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, या चंद्रमा 0 डिग्री का है, चंद्रमा वीक, ऐसे लोगों पर कोई भी तंत्र का असर हो जाता है, नजर दोष लग जाता है और बीमार पड़ जाते हैं ऐसे लोग, चंद्रमा अगर वीक। तो अमावस तिथि में चंद्रमा अस्त हो जाता है। कुंडली में अमावस योग कैसे बनता है? सूर्य और चंद्रमा की युति पे। सूर्य चंद्रमा, सूर्य के साथ कोई भी प्लैनेट होता है वो अस्त हो जाता है, अस्त होने का दोष लगता है। अस्त का अर्थ हुआ कि अब वो प्रभावी नहीं रहा। तो चंद्रमा जब अस्त हो जाता है, उस दिन पूरी रात चंद्रमा का उदय ही नहीं होता है, तो उस समय निष्प्रभावी चंद्रमा के समय पर जब इस प्रकार के कृत्य किए जाते हैं तो वो जल्दी असर कर जाता है। इसलिए अमावस तिथि का चयन तंत्र में किया जाता है कि भाई उस दिन चंद्रमा कमजोर रहेगा तो हम प्रभावी ज्यादा कर ले जाएंगे। और पूर्णिमा की रात बोली जाती है, मतलब ऐसे बोलते हैं पूर्णिमा का दिन ऐसा होता है कि लोग ज्यादा मूड स्विंग से, ज्यादा इमोशनली इम्बैलेंस और ये सारी चीजें मानी जाती है, तो इसका क्या मतलब है? पूर्णिमा में मूड स्विंग तो मैंने नहीं सुना है, लेकिन हाँ ये है कि चंद्रमा उस समय तो उच्च का रहेगा, सूर्य चंद्रमा आमने सामने होते हैं, तो उस समय राजा और रानी का संबंध बन रहा है। पूर्णिमा तो बहुत शुभ होता है। हाँ, किसी का खास तौर पर अगर कुंडली व्यक्तिगत तौर पर किसी का चंद्रमा पीड़ित होगा तो उस समय उसका मूड स्विंग आदि हो सकता है। मूड स्विंग के पीछे केवल चंद्रमा का हाथ होता है। चंद्रमा से ही हमारे मन का निर्धारण होता है, और जब राहु के नक्षत्रों में चंद्रमा जाता है तो उस समय मूड स्विंग हो सकता है, या किसी की पर्टिकुलर कुंडली से 6ठे में चंद्रमा आ जाए तो उस समय मूड स्विंग हो जाए। तो अगर इसे किसी को ऐसा कभी फील होता है, लाइक बहुत सारे लोग इस चीज से गुजरते हैं लाइफ में कि मूड स्विंग्स या बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना है, बहुत जल्दी अचानक से चीजें अजीब सा फील होना, तो उनको उस टाइम इंस्टेंटली उन्हें क्या करना चाहिए ऐसा कि जिससे थोड़ा वो रिलैक्स हो? शिव ने चंद्रमा को मस्तक पे धारण किया, चंद्रमौली नाम है शिव का एक। तो अगर वो शिव उपासना उस समय कर ले, ओम नमः शिवाय का जाप कर ले, या कहीं शिवालय आसपास हो तो वहां जाके 10 मिनट अगर बैठ जाए तो तुरंत उस पर असर पड़ेगा और सकारात्मक हो जाएगा, उसका मस्तिष्क शीतल हो जाएगा, जो विक्षोभ है मस्तिष्क में पूरी तरह शांत हो जाएगा। ओके। अच्छा, अभी आपने जैसे बताया कि प्लैनेट्स कहीं ना कहीं हर चीज पे इफेक्ट डालते हैं, इस पे अभी हम बात कर रहे थे, तो क्या ये अलग अलग, जैसे वास्तु में मैंने बहुत सुना है कि जो भी वास्तु एक्सपर्ट्स है वो बताते हैं कि हर एक सिटी का के हिसाब से उनका भी वास्तु होता है, वहाँ के लोग उस तरह से होते हैं,
तो क्या ये जो प्लैनेट्स होते हैं वो हर जगह के हिसाब से भी उनका अलग इफेक्ट होता है? जैसे मुंबई की बात कर ले हम, महाराष्ट्र पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा का कारक शनि होता है। समुद्र के किनारे जो भी शहर है उनका शनि कारकत्व निभाता है। ऐसी स्थिति में शनि प्रधान हो जाता है। यहाँ पे लोग भी थोड़ा सा शनि प्रधान दिखेंगे, आप खाने पीने में भी उनकी तामसिकता विशेष रहती है। शनि तामसिक है तो नमक ज्यादा लेंगे, मांसाहार पर ज्यादा ध्यान जाएगा। समुद्र के किनारे लोग जो समुद्री जीव आदि खाते हैं, ऐसे लोगों में शनि प्रधानता अपने आप आ जाएगी। सूर्य सात्विकता है, सूर्य पूर्व दिशा का कारक होता है। तो जैसे आसाम वगैरह है वहाँ सूर्य जल्दी उग जाता है, वहाँ 4:30-5 बजे ही सूर्योदय हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो सूर्य प्रधान हो जाते हैं। तो हर शहर का एक खास ग्रह तो होता ही है, उस ग्रह से उसकी वहाँ की कुंडली संचालित होने लग जाती है। इसीलिए तो जन्म स्थान देखा जाता है। राहु का क्या नंबर क्या होता है और किस तरह के उसके इफेक्ट होते हैं? राहु 4 नंबर संचालित करता है। 4 का अंक राहु का अंक माना गया अंक ज्योतिष के आधार पर अगर देखा जाए। और राहु के पास हृदय नहीं है, राहु केवल ये है सर और आपका मस्तिष्क, नेत्र है। तो वो निष्ठुरता इसी वजह से है क्योंकि उसके पास हृदय है ही नहीं। तो यानी कि आप ये कहना चाहते हो कि जिनका भी 4 नंबर होता है या राहु से रूल्ड होता है, राहु से, तो वो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कुछ भी अस्थिर रहेगा। अच्छा, अस्थिर रहेगा, बेसलेस है। अच्छा, राहु के पास बेस नहीं है। मैंने अभी बताया आपको कि पृथ्वी से ऊपर सब राहु, अंतरिक्ष राहु है। तो बेसलेस आदमी स्थिरता कहाँ प्राप्त कर सकता है? ऐसे लोगों का कार्य क्षेत्र कई बार बदला जाता है, कई बार कभी कुछ करके ट्राई कर रहे हैं, फेल हो गए, फिर वो मन बोर हो जाए, बहुत जल्दी मूड स्विंग करता है। ये कर रहे हैं अचानक से क्या, चलो ये कर लेते हैं। स्मोक है राहु, धुआं है, अनशेप्ड है, जिसका कोई आकार नहीं, वो राहु है। तो बेसिकली इनको क्या, जो ये राहु वाले लोग हैं स्पेशली 4 नंबर वाले, इनको क्या रेमेडी जो है अपनी लाइफ में हमेशा, क्योंकि आपने बोला इनका नेचर हमेशा सेम ही रहने वाला है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रेमेडी इनको हमेशा करनी चाहिए। गौ सेवा करें खास तौर पर। गौ सेवा से, गौमूत्र का सेवन है, गौ सेवा से राहु बिल्कुल शांत रहता है। ये बुरा प्रभाव कम कर देता है। तो अगर ऐसे व्यक्ति गौ सेवा पर ध्यान दे दें, गाय को हरा चारा देना है, शनिवार के दिन काली तिल गौशाला में दान कराएं, तो जरूर राहु का कुछ न कुछ इफेक्ट, दोष वाला इफेक्ट कम हो जाए। तो मुझे ना बाकी नंबरों के बारे में भी जानना है, क्योंकि आई एम श्योर उससे भी लोगों को जान के अच्छा लगेगा। तो जैसे कि अगर नंबर 1 वाले हैं, उनका कैसा नेचर कैसा होता है, उनके लिए क्या है? एक नंबर सूर्य का खास तौर पर होता है और ये रूल करना चाहते हैं, राज योग आता है इनके मन में। देखिए, अंक के ही बेस पर प्रेडिक्शन थोड़ा सा जल्दीबाजी हो जाएगी याचना जी, बाकी प्लैनेट्स पर भी डिपेंड करता है। इन जनरल हम लेकिन थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए दे देते हैं कि एक नंबर सूर्य से खास तौर पर संबंध रखेगा। अब ऐसा लोग, मान लीजिए अक्टूबर में कोई पैदा हुआ, जैसे 28 अक्टूबर मान लीजिए है, तो एक अंक तो आ जाता है, लेकिन अब उस समय तो सूर्य उसका नीच का रहेगा, तो एक कंट्राडिक्ट आ जाता है। इसलिए मैं न्यूमरोलॉजी पर बहुत ज्यादा फेथ नहीं कर पाता हूँ। हाँ, कुंडली के साथ इसको जोड़ लेना, ये थोड़ा कुंडली की प्रामाणिकता को और स्ट्रांग करता है। अंक ज्योतिष में 9 ग्रहों को उसमें समाप्त दिया गया 1 से लेकर 9 तक में, लेकिन कुंडली के बिना अगर इसी पर हम निर्भर हो जाएंगे तो वो जल्दीबाजी होगी और गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो सूर्य वाला विशेष रूप से सूर्य के लिए गायत्री मंत्र उपासना वगैरह करे, एक नंबर वाले, एक जेनरिक मतलब रेमेडी है। तो उसको विशेष लाभ हो सकता है। अच्छा, 2 का है चंद्रमा खास तौर पे हो जाता है, तो वो चंद्रमा को विशेष रूप से जैसे पूर्णिमा का व्रत कर ले, माँ को कुछ सेवा कर दे, माँ को कुछ उपहार दे दे, भगवान ने जिस लायक बनाया है, तो उससे चंद्रमा संतुलित होता है। 3 का अंक बृहस्पति का होता है खास तौर पर, तो ऐसे लोग गुरु की सेवा करें, मंदिर आदि जरूर जाए, ऐसे लोगों को मंदिर जाना चाहिए, गुरु को कुछ उपहार विशेष रूप से दे पूर्णिमा के दिन खास तौर पे, तो विशेष लाभ। और इनके क्या कलर्स भी होते हैं कुछ सबके? ग्रहों के कलर्स, हाँ, इन्हीं से जो रूल, लाइक जो भी ग्रह इनको रूल कर रहे हैं, जी, तो उनके कलर होते होंगे, तो उस हिसाब से। जैसे सूर्य का हल्का पीला रंग विशेष होता है, घी का रंग, घिया रंग कहते हैं। चंद्रमा का सफेद होता है, बृहस्पति का हार्डकोर पीला मस्टर्ड येलो होता है। राहु का भूरा है, ब्राउन ग्रे शेड वाला राहु है। कुछ जगहों पे हल्का आसमानी रंग भी माना जाता है राहु के लिए, आसमान अंतरिक्ष राहु होता है। 4 का अंक राहु का होता है, अभी बताया मैंने। 5 का मरकरी का है खास तौर पर। बुध प्रधान लोग हरे रंग का विशेष इस्तेमाल करें, सब्जियों का दान करना विशेष रूप से प्रभावी रहता है। 6 का अंक शुक्र का होता है, शुक्र सफेद रंग में पाया जाता है। शहद से शुक्र का संबंध विशेष होता है। इत्र है,
शहद है, दही का दान करना भी शुभ होता है। 7 का अंक केतु का होता है। केतु वाले लोग थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के विशेष रूप से होते हैं। इनको अपने घर पे ध्वजा लगाना चाहिए, इससे केतु संतुलित हो जाएगा। और जो दोष है केतु का, केतु के पास नेत्र नहीं है, नेत्र राहु ले गया, केतु के पास ये बिल्कुल बिना देखे, मतलब इनके जीवन में केतु प्रधान लोगों को आप देखेंगी तो ये मतलब कुछ भी कर जाते हैं। अब केतु अगर कुंडली में अच्छी जगह पर होगा तो वो कुछ भी में अच्छा हो जाएगा, और अगर बुरी जगह पे होगा तो कुछ भी में बहुत बुरा हो जाता है। बिना जाने समझे जुआ खेल लेंगे, सारा पैसा डूब जाएगा, समझ में नहीं आया क्योंकि नेत्र नहीं था, कोई समझाया नहीं। 8 का अंक शनि का होता है, ये भी बहुत डरावना सा लगता है। इसको मैं देखता हूँ कई बार रील्स वगैरह में लोग कहते हैं कि तो डबल 0 बनता है, तो हम अंग्रेजी का ही देख रहे हैं, नेगेटिव चीजें हैं। बहुत प्यारा अंक है, मैं खुद 8 के अंकों का हूँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ 8 जून है, तो बहुत गजब का है। शनि प्रधान लोग आज इस जीवन में 100% रूलिंग पर्सनैलिटी, मतलब ये कम से कम 8-10 लोगों की आजीविका चलाने की क्षमता रखते हैं। और अच्छा शनि हो जाए तो और भी बड़े क्षेत्र में जा सकते हैं, राजनीति में तो अनोखा कर जाते हैं। मोदी जी भी 8 के अंक का ही उनका भी है। 9 मंगल का है। मंगल प्रधान लोग थोड़े से डिस्ट्रक्टिव माइंड के होते हैं, अस्थिर मानसिकता है, विध्वंसक होते हैं, झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं। जिम उम जाना, डोले शोले बनाना, ये सब इनके नेचर में आ जाता है। किसी से भी लड़ पड़ेंगे, भिड़ जाएंगे, मंगल प्रधान लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के ही रहना चाहिए मंगल प्रधान लोगों को, और ऐसे लोगों को कोर्ट कचहरी से नहीं मतलब जाना चाहिए। अगर ये लोग उलझ जाते हैं तो इनका जीवन पूरा मुकदमे में ही बीतता है। ऐसे लोग जमीन जायदाद के मुकदमे में जरूर पड़ते हैं, जिनका 9 का अंक होता है। मंगल की शांति के लिए बजरंग बली का उपासना विशेष बताया गया है। प्लस लाल लंगोट धारण करें तो और शुभ होता है। बजरंग बाण का पाठ बहुत शुभ होता है। तो ऐसे उपायों से इन लोगों के जीवन में शुभता आती है और मंगल थोड़ा संयमित रहता है। शनि से, जैसे आपने शनि के ट्रेट्स बताए काफी अच्छे और सारी चीजें, फिर भी शनि से लोग इतना डरते क्यों हैं? क्या मतलब रीजन है? लोग डरा देते हैं खास तौर पे नहीं, बट फिर भी क्या ऐसा अनेक चक्कर में शनि के खुद के एज अ प्लैनेट कुछ तो उनके इफेक्ट्स होंगे। बहुत प्यारा ग्रह, बहुत अच्छा है। कुंडली में बुरी जगह बैठ करके बुरा फल, कोई भी प्लैनेट हमेशा बुरा नहीं, तो आपके शनि पर निर्भर करता है कि आपको कैसा फल मिलेगा। सबका शनि थोड़ी खराब हो जाता है। तो अभी जैसे आपने बोला कि शनि कहीं ना कहीं मतलब जैसे कुछ आपने रॉन्ग इफेक्ट्स भी बताए कि नजर लगना या कुछ इस तरह के, तो ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं शनि के अलावा जो अगर किसी के कुंडली में होते हैं तो किसी को नहीं ऐसा कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस होना या कुछ ऐसी नजर जल्दी लग जाना, इविल एक्टिविटी? पैरानॉर्मल की बात की आपने, इसका एक योग होता है अष्टम और द्वादश। एक केस मैं बताता हूँ आपको। एक बच्चा था 18-19 साल का, गोरखपुर का केस था। वो गर्दन पे ब्लेड मार देता था अपने लोगों के, किसी की भी, उसके, और पीछे से वार करता था। उसके सामने कोई झुक नहीं सकता था, और पता नहीं कहाँ ब्लेड छीना जाए फिर भी पा जाता था। उसको बेड़ियों में जकड़ के रखा गया था। तो ये जो ब्लेड मार रहा है ये वो बच्चा नहीं है, शरीर उसका है, लेकिन जो हरकतें हैं वो किसी न किसी प्रेत की है, नेगेटिव एनर्जी की है। हम लोग यहाँ नेगेटिव एनर्जी को संस्कार कहते हैं। संस्कार नाम दिया जाता है कि उसके ऊपर कोई संस्कार आ गया। क्यों कहा जाता है संस्कार? क्योंकि ऐसे लोगों में जो प्रभाव पड़ा वो प्रभाव उसी वजह से पड़ा, उस खास संस्कार वाला जीव उसके शरीर को पकड़ लिया, उसके शरीर पर प्रभावी हो गया, और फिर उस संस्कार के आधार पर वो घटनाएं घट गई। तो ये उस द्वादश और अष्टम के संबंध से जागृत होता है। बहुत सारे केस हमारे पास प्रेत बाधा के रहे हैं। तो यानी कि अब ये कह सकते हैं कि जिनके ऊपर, जैसे जिनके घर में भी लोग अक्सर ब्लैक मैजिक या इस तरह की चीजें कर देते हैं किसी पर, वो भी इसी के ब्लैक मैजिक इज डिफरेंट थिंग। तंत्र क्रिया, इसको ब्लैक मैजिक शब्द ही गलत है, क्योंकि वो नॉर्मल भाषा में जादू कुछ नहीं होता है। ये एक तंत्र क्रिया है जिसमें 7 कर्म आते हैं, 6 कर्म आते हैं। मारण, मोहन, वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन और एक और है, 6 कर्म है। अब मारना, उच्चाटित करना, प्रकृति के विरुद्ध जाकर, इसलिए यह वाम मार्ग बन गया, उल्टा। भाई प्रकृति ने हमें जो बनाया, अब हमारे पास एक विद्या आ गई, हम उस विद्या से, ये वही बात हो गई कि भाई बंदूक का इस्तेमाल आप किसी की रक्षा के लिए कर रहे हैं या किसी की हत्या के लिए कर रहे हैं, एक आम जनता को। तो आपके पास एक हथियार,
तंत्र एक हथियार है। आपको एक ज्ञान आया, आप विद्या आ गई, आप उसके आधार पर किसी का अहित कर रहे हैं, अनिष्ट कर रहे हैं, तो ये उल्टा चाल है। इसीलिए इसे वाम मार्ग कहा गया। और जो सात्विक पूजाएं होती हैं वो दक्षिण मार्ग है, वो अपना शुभ चीज है। तो ये तंत्र क्रिया ही गलत है, इसका इस्तेमाल लोग करते हैं। खासतौर पे तो आजकल चीटिंग के लिए ज्यादातर ये हो रहा है, ठगने के लिए लोग कर रहे हैं, होता कुछ नहीं है। कुंडली में योग ही नहीं रहेगा तो क्या कर लेगा। आजकल ना ये बहुत ज्यादा स्विच वर्ड का बहुत फॉर्मेट चला हुआ है, बहुत सारे रील्स हम लोग देखते हैं और बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं। जी जी। कॉन्वेलेक्सा, उनका कहना ये ऐसा कहने से पैसा आता है और लोग ब्लाइंडली इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो आप ये स्विच वर्ड पे क्या कहना चाहते हैं कि क्या है मतलब एग्जैक्टली स्विच वर्ड? देखिए, इसको शब्द शक्ति से जोड़ा जा सकता है, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि कुंडली में योग नहीं होगा तो ऐसा कहने से योग बन नहीं जाएगा। मूल आपका जन्मांक और जन्म कुंडली में उपस्थित ग्रह ही आपको कुछ देंगे या आपसे कुछ लेंगे। अब अगर किसी की कुंडली में धनहीन योग रहेगा, दरिद्र योग रहेगा, तो कहाँ से चेंज हो जाएगा? तो मूल है याचना जी कि उसकी कुंडली में योग हो, और फिर जब वो कुछ इस प्रकार के मंत्रों को, देखिए मंत्र ही मैं बोलूंगा, ये शब्द शक्ति ही है, तो फिर वो ऊर्जाओं को अट्रैक्ट कर सकता है। और बेस्ट जो होता है वह दुर्गा सप्तशती, देवी पुराण से लिया हुआ मार्कंडेय ऋषि द्वारा उद्धृत दुर्गा सप्तशती का कोई भी मंत्र दिव्य प्रभावी होता है। ये मैंने अनुभव करके देखा है। तो इन चीजों से अगर जातक जुड़ेगा, व्यक्ति जुड़ेगा, फिर वो अपने प्लैनेट्स को बैलेंस कर सकता है। तो यानी कि अगर हम ऐसा बोले कि जैसे आपने ऊर्जा की बात, ठीक है, तो जाहिर सी बात है व्हेन वी टॉक अबाउट एनर्जीज, तो वो तो हमारे वैदिक स्विच वर्ड्स भी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। तो वैदिक स्विच वर्ड्स कौन से ऐसे हो सकते हैं जिनका अगर हम, जैसे ये एक बहुत ही मतलब ऐसा एग्जाम्पल होगा, बहुत ही अच्छा भी, जैसे नारद जी थे, वो हमेशा नारायण नारायण करते, तो कहीं ना कहीं एक तो वो बहुत नारायण से बहुत प्रेम करते थे, और कहीं ना कहीं कह सकते कि वो ऊर्जा भी उनको कनेक्ट करती थी, ठीक है, तो उसको भी हम एक स्विच वर्ड कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो क्या आज के टाइम में हम ऐसे कुछ वैदिक स्विच वर्ड यूज कर सकते हैं जो कि सेम उसी तरह की ऊर्जा हमें दे? और देखिए, हमारे वैदिक जो भी हम स्विच वर्ड बोले या मंत्र बोले, ठीक है ना, मंत्र एक शब्द का भी होता है, मंत्र बड़े भी होते हैं, श्लोक वेदों की ऋचाएं होती हैं, इनके साथ हमारी शुद्धता अशुद्धता का बड़ा है। कोई भी वस्त्र पहन करके हम नहीं कर सकते, इसका एक विधि, मानसिक जाप हो सकता है। मन में मेरे चल रहा है, राम राम चल रहा है, कृष्ण कृष्ण चल रहा है, मन में चल सकता है, आप बोल नहीं सकते, प्रोनाउंसिएट नहीं कर, आप उच्चारित नहीं कर सकते। जब शब्द बोलेंगे आप, तो फिर आसपास का वातावरण, माहौल, आपकी शुद्धता, कुछ खाए पिए हैं, जूठा मुंह है, जूठा हाथ है, ये सब चीजों का बड़ा फर्क पड़ा। तो ये नॉर्मल तरीके से जो लोग रील्स में बोल देते हैं वो तो चलिए ठीक है, सामान्य शब्द है। जब बात हमारे वैदिक मंत्रों की आएगी तब आपको शुद्धता का ध्यान रखना ही पड़ेगा। बीज मंत्र आता है, ठीक है, एक होते हैं नॉर्मल हमारे वैदिक मंत्र जो भी हम पढ़ते, ओम नमः शिवाय हुआ या ओम श्री नारायणाय हुआ, एक होता है बीज मंत्र जो सिर्फ एक शब्द है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये बहुत इफेक्टिव है और बहुत सही से, तो क्या अंतर है बीज मंत्र और नॉर्मल मंत्र? बीज मंत्र खास तौर पे वो मंत्र है जिनसे ऊर्जा पैदा होती है, जिससे एक खास देवी देवता का उद्भव मान सकते हैं कि इस शब्द से इस शक्ति का उद्भव हुआ, जागृत हुई वो शक्ति। तो ये शीघ्र प्रभावी होते क्योंकि वो जड़ में हम पकड़ लेते हैं। लेकिन इनको हम, जैसा हमने शुरू में बताया कि शुद्धता के साथ जाप करना चाहिए। कोई भी वैदिक मंत्र जहाँ संस्कृत जो है देवभाषा, जहाँ संस्कृत शब्द आ गया, उसके लिए फिर आपको शुद्धता का ध्यान रखना ही पड़ेगा, अन्यथा उसका दोष लगेगा। और कभी भी बीज मंत्र को सुबह प्रातः स्नान के बाद ही हम जपे, मंदिर में बैठकर जपे, फिर उसका प्रभाव देखने में मिलता है। तो क्या ये राशियों से भी कनेक्टेड होते हैं कि ये पर्टिकुलर राशि के लिए ये बीज मंत्र? अब जैसे इष्ट देव के बारे में आपने पूछा था कि इष्ट देव से ही हम उस बीज को कनेक्ट कर ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर हमारे इष्ट शिव है तो शिव का बीज हम ले सकते हैं, अगर इष्ट हमारी दुर्गा है तो दुर्गा का बीज ले सकते हैं। तो वो देव, वो देवता शीघ्र प्रसन्न होंगे और हमारे अनिष्ट को शांत करते हैं। नॉर्मली इंसान की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स जो बेसिक रहती है, एक फाइनेंसेस, एक करियर, रिलेशनशिप, 2-3 इश्यूज, और ऐसे इश्यूज को फेस करने के लिए कोई ऐसा बीज मंत्र है जो कोई भी इंसान पढ़ सकता है सात्विक सही तरीके से, नियमों का पालन? माँ दुर्गा को पकड़ना चाहिए। तो माँ दुर्गा की आराधना, उनकी पूजा, दुर्गा का विशेष मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये दुर्गा सप्तशती से है। इस मंत्र का जाप शुद्धता के साथ अगर करता है जातक तो निश्चित रूप से उसको लाभ होता है।
और इसमें बीज मंत्र भी है? हाँ, दुर्गा हीलिंग जी है का? ना, हीलिंग अच्छा हीलिंग आ गया उसमें। अच्छा। हाँ, निर्वाण मंत्र विशेष। तो बीज मंत्रों का कभी सिर्फ एज अ बीज मंत्र उच्चारण नहीं करना चाहिए, जैसे कि जो आपने बताया हीलिंग है, तो सिर्फ हीलिंग उच्चारण कर सकता है व्यक्ति, उसके उसका कंफर्टेबलनेस है, जैसे उसका कंफर्टेबली अगर वो कर सकता है तो केवल बीज भी कर सकता है। अच्छा। लेकिन पूरा कर ले अगर हम तो ज्यादा विशेष प्रभावी होता है। निर्वाण मंत्र सदैव शुभ रहे। जैसे अभी हम लोग कुंडली पे बात कर रहे थे, तो क्या कुंडली यूजुअली कहा जाता है कि कर्म सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? गीता में भी कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण ने कर्म को सबसे ज्यादा बताया है। तो क्या कर्म और कुंडली कैसे कनेक्टेड है? और दूसरी बात ये, क्या कर्मों को चेंज करके या संभाल के क्या कुंडली के प्रभाव बदले जा सकते हैं? कभी नहीं। कर्म जिसे कहा जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण ने समझाने की बात की आपने, वो उनके मोह को भंग कर रहे थे। उसका दृष्टांत देखिए, पूरा पीछे से आइए। और तो जब अर्जुन कहे कि अब जिसके गोद में खेले हम उनको कैसे तीर चलाए उनके ऊपर, उनकी हत्या कैसे करें, फिर कृष्ण भगवान ने दिखाया कि भाई सब पहले से ही मरे, सब हमारे में समाहित है, तुम बस उस काम को अंजाम तक पहुंचा रहे हो। तो होता क्या है, अब देखिए उसी में छुपा है इसका अर्थ। आपने जो पूछा कि फल पहले से निर्धारित है, कर्म उसका आरंभिक स्वरूप है। जेल जाना फिक्स है, किस आधार पर ग्रह निर्धारित कर चुके, फल मिल चुका है। अब वो प्रोसेस जो होगा वो प्रकृति करा दे। तो कर्म फल का पहला सोपान हो गया। तो कर्म से बदलने जैसा तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बदलने जैसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, इतना जरूर है कि हमारे सदकर्म, शुभ कर्म, पूजा पाठ, दान धर्म आदि से उसका इंटेंस कम हो जाएगा, उसका घनत्व तो कम हो जाएगा, उसका असर कम हो जाएगा, पूरी तरह से नष्ट नहीं होता। सब कुछ फिक्स है। मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना फिक्स था, योगी जी का घर छोड़ करके वहां जाना फिक्स था, ये सब चीजें फिक्स है। मेरा यहाँ आकर के तिलक वार्ता में बैठना फिक्स था। ये चीजें प्री डिसाइडेड है, पहले से भाग्य लिखा जा चुका है। भाग्यम फलति सर्वत्र, हर जगह भाग्य ही फलता है। कर्म जैसा कुछ है ही नहीं भाई, अभी तो समझाया मैंने आप। लेकिन फिर अगर ऐसा पता होगा कि ये चीज फिक्स है, सपोज मेरी कुंडली देखी, ये फिक्स है, तो क्या मैं कर्म ना करूं? प्रकृति कराएगी। मैंने क्या बोला कि वो प्रकृति आपको बैठने ही नहीं देगी। आपकी कुंडली में आईएएस बनना है तो 15 घंटा प्रकृति पढ़वाएगी पहले, तब फल देगी। प्रोसेस है। मैंने कहा कर्म जो हम बोल रहे हैं वो भाग्य के उस फल को पाने का प्रथम सोपान, पहली सीढ़ी, फर्स्ट स्टेप। तो थैंक यू सो मच। जो भी चीजें आपने शेयर की है वो सारी हमारी ऑडियंस के कहीं ना कहीं उनकी लाइफ के किसी एरिया में काम आए। और चलिए खत्म करते हैं यहीं पे। थैंक यू सो मच।